देखेंगे फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। इससे एमसीक्यू जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और अ लेटर टू गॉड का जो वर्ड पावर है उसके वर्ड पावर को मीनिंग को भी हम लोग देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है जो चैप्टर में आए हुए हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो घर था वह कहाँ स्थित था? तो आंसर होगा बी, टॉप ऑफ ए हिल। व्हाट वाज द ओनली थिंग, कौन सी एक चीज़ की आवश्यकता थी? दैट द अर्थ नीडेड, लेंचो के खेतों को ज़रूरत अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ ये कह रहा है कि लेंचो के अकॉर्डिंग उसके जो खेत थे, उसके जो फील्ड थे, उस उन फील्ड्स को किस एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी? तो आंसर होगा ए, असावर, मतलब हल्की फुल्की बूंदाबांदी और थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता थी लेंचो के खेतों को। थर्ड क्वेश्चन है, हुएर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन पोर टू कम फ्रॉम। हुएर डिड लेंचो एक्सपेक्ट, लेंचो ने उम्मीद की थी कहाँ से? द डाउन पोर टू कम फ्रॉम, कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है आएगी। तो लेंचो ने क्या उम्मीद किया था कि किस डायरेक्शन से बारिश हो सकती है, बारिश आ सकती है? तो आंसर होगा बी, नॉर्थ ईस्ट। व्हाट डिड लेंचो व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। लेंचो ने जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें थी उनका कंपेयर किस चीज़ से किया था? तो आंसर होगा डी, न्यू कॉइन्स। यानी जब बारिश होने लगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, जब बारिस आ गई तो उन बारिश में जो उस बारिश में जो बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें हो रही थी उसको लेंचो ने न्यू कॉइन्स से, नए सिक्कों से कंपेयर किया। क्योंकि जब बारिश होगी तो लेंचो के फील्ड में जो है कॉर्न की जो फसल थी वो उगेगी, और उन फसलों को बेच करके, उस अनाज को बेच करके लेंचो क्या करेगा? पैसा लेगा। तो उन पैसे को, उस कॉर्न को, इसलिए उसने वर्षा की बूंदों को कंपेयर किया न्यू कॉइन्स के साथ। आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हुइच क्रॉप वाज ग्रोविंग, कौन सी फसल वाज ग्रोविंग उग रही थी ऑन लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों में। लेंचो का जो फील्ड था, लेंचो का जो खेत था, उसमें किस चीज़ की फसल हो रही थी? तो आपका आंसर होगा ए, कॉर्न, कॉर्न की फसल उसमें हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6 नंबर, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों को किस चीज़ ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया? इसीलिए लिखा है व्हाट डिस्ट्रॉय, किस चीज़ ने नष्ट किया लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों को, लेंचो के फील्ड्स को? तो आंसर होगा बी, हेल स्टॉर्म। हेल्थ स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस। जब बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े आसमान से गिरने लगे बारिश के साथ तो उसको हम बोलते हैं हेल स्टॉर्म। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड, खेत प्रतीत हुए, खेत दिखाई दिए, एज इफ इट वर कवर्ड विथ, कि यह पूरी तरीके से ढके हुए हैं, इन साल्ट। आंसर होगा आपका सॉल्ट, माने खेत जो है पूरी तरीके से साल्ट की तरह दिखाई दे रहे थे, सफ़ेद सफ़ेद, जैसा कि नमक से पूरी तरीके से खेत ढक गया है। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, लेंचो के खेत में जो नुकसान हुआ था, जो बड़ी मात्रा में जो नुकसान हुआ था, पूरी तरीके से खेत डिस्ट्रॉयड हो गए थे और खेत जो है साल्ट की तरह प्रतीत हो रहे थे। तो लेंचो ने इस नुकसान को किस चीज़ से कंपेयर किया? तो उसने बोला कि प्लेग ऑफ लोकस्ट से कंपेयर किया, कि टिड्डियों का जो समूह होता, अगर टिड्डियों का अटैक भी हुआ होता तो उस फसल को इससे ज़्यादा बच गया होता, वह फसल जो है इतना नुकसान नहीं हुआ होता, ये कहने का मतलब है। तो वही कह रहा है यहाँ पे प्रश्न के रूप में कि लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज, लेंचो के खेतों को जो नुकसान हुआ था उस चीज़ का कंपेयर करता है प्लेग ऑफ लोकस्ट से, टिड्डियों के समूह से। यानी खेतों में कभी कभी क्या होता है कि टिड्डियों का समूह जो है अटैक कर जाती हैं, टिड्डियों का समूह, टिड्डियाँ लग जाती हैं तो खेत को बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं। लेकिन फिर भी नुकसान जो है इतना ज़्यादा पूरी तरीके से नुकसान नहीं होता है, कुछ फसल बच जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर लेंचो के खेतों में क्या हुआ था कि बिल्कुल ही फसल बची नहीं थी, पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। इसलिए लेंचो ने बोला कि अगर टिड्डियों का समूह भी अटैक किया होता तो इस हेल स्टॉर्म से ज़्यादा हमारी फसल जो है बच गई होती। नाइन्थ नंबर आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली होप, केवल और केवल एक उम्मीद बची थी लेफ्ट इन हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, लेंचो परिवार के दिलों में, लेंचो का जो फैमिली था उनके हार्ट में
उनके दिलों में, मतलब उनके अंदर केवल एक चीज़ की उम्मीद बची हुई थी, और वह क्या था? आंसर होगा सी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से हेल्प। कि हो सकता है इसके परिवार को, लेंचो को, गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव था, ईश्वर में ये लोग बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो इनके अंदर ये था कि चलो हमारी फसल बर्बाद तो हो गई, लेकिन इट्स 100% श्योरिटी दैट गॉड विल हेल्प अस। यह 100% गारंटी है कि ईश्वर हमारी मदद करेंगे। तो ये इन लोगों ने, इनकी जो उम्मीदें थी ईश्वर से बहुत ज़्यादा थी। तो आंसर होगा आपका सी, हेल्प फ्रॉम गॉड। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट? लेंचो की जो अंतिम उम्मीद बची थी, उसने किस चीज़ से कांटेक्ट करने का निर्णय लिया था? लेंचो ने भगवान से कांटेक्ट करने का जो अंतिम उसका उपाय कह लीजिए, या अंतिम उसका रास्ता कह लीजिए, वो क्या था? तो आपका आंसर होगा बी, थ्रू अ लेटर। उसने ईश्वर तक पहुंचने का जो एक मार्ग बनाया, वह लेटर, उसने पत्र लिखा ईश्वर तक पहुंचने के लिए, उनसे पैसा मांगने के लिए। तो आपका आंसर एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। हाउ डिड लेंचो डिसाइड? लेंचो ने कैसे निर्णय लिया टू कॉन्टेक्ट हिज लॉस्ट रिसोर्ट? अपनी अंतिम बची हुई उम्मीद को, है ना, उम्मीद को पूरा करने के लिए लेंचो ने किस रास्ते को अपनाया? तो लेंचो ने लेटर लिखा। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, आपका 11 नंबर क्वेश्चन होगा, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने पैसे मांगे, लेंचो ने कितने पैसे का डिमांड किया जब वह पत्र लिखा ईश्वर के लिए? तो आपका आंसर होगा ए, 100 पीसस। लेंचो ने 100 पीसस मांगे थे, है ना, जिसमें कि उसको 70 पैसे उधर से मिले, और वो 70 पैसे पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, उन्होंने अपने पेमेंट से कुछ पार्ट को, कुछ हिस्से को काट करके, सारे लोगों ने पैसे को कलेक्ट करके जो है 70 पैसे लेंचो को सेंड किए। जब लेंचो पत्र देखा, जब लेंचो ने पत्र को ओपन किया और उसमें 70 पैसे ही देखे, तो लेंचो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? एंग्री हो जाता है। और एंग्री होने के बाद इसको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब वो ठगों का वह समूह है, और उन लोगों ने हमारे 30 पैसे को ले लिया है। हालांकि लेंचो को ये नहीं पता था कि वह पैसे जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही भेजे थे। और पैसे क्यों भेजे थे? ईश्वर के प्रति विश्वास को बनाए रखने के लिए, कि मनुष्यों में और लेंचों के अंदर जो ईश्वर के प्रति एक विश्वास बना हुआ है, वह विश्वास हमेशा कायम रहे, है ना। इसलिए पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने अपने पेमेंट से पैसे को काट करके 70 पैसे ही भेज पाए। लेकिन लेंचो जब देखता है तो एंग्री हो जाता है, और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में भी अच्छी चीज़ें नेक्स्ट लेटर में वो नहीं लिखता है। तो यहाँ का आपका आंसर आपने देखा कि 100 पैसे लेंचो ने मांगे थे। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन? तुरंत, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन जो लेंचो था ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? तो इसका मतलब ये है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन? पोस्टमैन पोस्टमैन जो थे, उनका तुरंत का रिएक्शन क्या था, है ना, तुरंत उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी ऑन सीइंग द लेटर? पत्र को देखने के बाद, जब पोस्टमैन जो थे वहाँ पे, उन लोगों ने जब पहली बार पत्र को देखा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, उनका रिएक्शन कैसा था, उन लोगों ने किस तरीके का बिहेव किया, है ना। तो आपका आंसर होगा लव्ड होल हार्टेडली। उन लोगों ने पूरे हार्ट से, माने पूरे मन से, और बहुत ज़्यादा हंसा, है ना, जब उन्होंने लेंचो के पत्र को देखा। ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए पत्र आम तौर पे हम लोग या कोई भी व्यक्ति मतलब लिखता नहीं है, लेकिन लेंचो ने, उसका विश्वास इतना ज़्यादा था कि उसने ईश्वर के लिए पत्र लिखा। और जब उस पत्र को पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, उन लोग जब पढ़ा और लेटर को देखा कि ये लेटर तो गॉड के लिए आया हुआ है, इसलिए उन लोगों ने हंसा, क्योंकि ईश्वर के पास उस पत्र को भेजने का कोई मीडियम इन लोगों के पास था ही नहीं, है ना। क्योंकि ये किसी जगह का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम होता है, तो पत्र को हम सेंड करते हैं, लेकिन वह लेटर टू गॉड था, तो वो कैसे भेजते? इसलिए उन लोगों ने हंसा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, पोस्ट मास्टर वाज अ फैट। जो पोस्ट मास्टर था वह मोटा था। अमिएबल, अमिएबल का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, मित्रवत होता है। अमिएबल मैन, मित्रवत व्यक्ति था, फ्रेंडली था। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एमिएबल? और इसमें एमिएबल का ही मतलब आपसे पूछ रहा है कि इसमें एमिएबल का मतलब क्या हुआ। तो आपका आंसर होगा सी, फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुड विल इंक एंड पेपर? जब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने पत्र को खोला, तो उन लोगों ने जब पत्र को खोलते हैं तो व्हाट इल्स डिड द रिप्लाई
डिमांड मतलब उसमें जो मांग की गई थी उसके उत्तर के रूप में अपार्ट फ्रॉम गुडविल मतलब गुडविल एक अच्छी कल्पनाएं, अच्छी बातें, है ना, अच्छी सोच और अच्छी शुभकामनाएं, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर के अलावा इन सब चीज़ों को छोड़ के और एक कौन सी चीज़ की डिमांड थी जिसमें जो कि पत्र में लिखा हुआ था। जब इन लोगों ने पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं इन लोगों ने जब पत्र को खोला तो उसमें इंक और पेपर के बजाय, गुडविल अच्छी कामनाओं के बजाय, इन सब चीज़ों को छोड़ करके और एक किस चीज़ की डिमांड लेटर में की गई थी। इस ये क्वेश्चन का यह मतलब हुआ। तो व्हाट इल्स डिड द रिप्लाई डिमांड, उत्तर के रूप में और कौन सी चीज़ की मांग की गई थी अपार्ट फ्रॉम, इन सब चीज़ों को छोड़ करके, गुडविल हो गया, इंक हो गया एंड पेपर हो गया, तो उसमें इन सब चीज़ों के बजाय एक और चीज़ की मांग की गई थी जो आपका आंसर है बी, मनी, उसमें पैसे की डिमांड की गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो ने क्या सोचा ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी क्या हैं, कैसे हैं, उनका नेचर क्या है ना, उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके के लोग हैं। लेंचो ने इन सब चीज़ों के बारे में, पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा, ये इसमें पूछ रहा है। तो आपका आंसर होगा ए, बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का समूह। क्योंकि जब लेंचो को पत्र मिलता है तो लेंचो के जो लेंच उस पत्र में जो पैसे मिलते हैं वो केवल और केवल 70 पीसेस होते हैं। तो इस लेंचो को लगा कि ईश्वर से काउंट करने में गलती नहीं हो सकती है, पैसे को कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं इन लोगों ने पैसे को चुराया है। तो यह लेंचो काफ़ी एंग्री हो जाता है और एंग्री होने के बाद वह पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जो इम्प्लाइज हैं, उनको जो है बंच ऑफ क्रूक्स यह कहता है। क्योंकि ऐसा एंग्री ये हो जाता है, इसको पैसे 100 न मिल करके 70 पीसेस ही मिलते हैं और बाकी के जो 30 पीसेस बच जाते हैं उसको फिर से मंगाने के लिए लेंचो अगेन पत्र लिखता है, दोबारा से पत्र लिखता है। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए जो अ लेटर टू गॉड से रिलेटेड इतने क्वेश्चन बने थे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य ही मिलेंगे, आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। अब अ लेटर टू गॉड का जो वर्ड पावर है, जो वर्ड मीनिंग है, जो चैप्टर में जो मीनिंग दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं हम। तो आपका फर्स्ट है सैट, सैट का इंग्लिश मीनिंग दिया गया है, फिर यहाँ पे हिंदी मीनिंग दिया गया है, तो हम लोग दोनों देखेंगे। तो सैट का मतलब होता है वाज सिचुएटेड, मतलब स्थित था, माने स्थित है, सैट माने किसी चीज़ का स्थित होना, तो वह स्थित था, तो ये इस सेंस में लिखा गया कि उसका घर जो है सैट मतलब स्थित था। क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, शिखर, सबसे ऊपरी, सबसे ऊपर, टॉप। डॉटेड विथ, स्प्रेड आउट, बिखरे हुए होना, फैले हुए होना पूरी तरीके से। डाउनपोर, हैवी रेन, मूसलाधार बारिश, तो डाउनपोर का मतलब होता है बारिश ज़्यादा मात्रा में जब होती है तो उसको हम डाउनपोर बोल देते हैं, हैवी रेन, मूसलाधार बारिश। नथिंग बट, नथिंग बट का मतलब ओनली, केवल, नथिंग बट को आप ओनली भी लिख सकते हैं। तो नथिंग बट का मतलब केवल और केवल एकमात्र चीज़। बिगान मतलब स्टार्टेड, प्रारंभ हुआ। अप्रोचिंग, कमिंग नियरर, अप्रोचिंग या कमिंग नियरर मतलब आते हुए, निकट पास आते हुए। रिगार्डेड, रिगार्डेड मतलब इंग्लिश मीनिंग है सा, देखा। कॉर्न, कॉर्न का मतलब ग्रेन, अनाज। हेल स्टोन्स, हेल स्टोन माने स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, हेल स्टोन्स बोलते हैं। ओले, जिसको हम बोलते हैं ओले। नेक्स्ट है आपका रेजिम्बल, रेजिम्बल मतलब होता है आपका लुक लाइक, रेजिम्बल का मतलब लुक लाइक, सदृश्य होना। गेट, बिकमिंग, गेट का मतलब बिकमिंग, होना। पास, गो पास्ट, पास का मतलब होता है गो पास्ट, गुजरना, है ना, जो गुजर रहा है उसको हम बोलेंगे पास। रेंड, ड्रिजल, बरसे, रेंड माने हल्की फुल्की बूंदाबांदी, ड्रिजल माने बूंदाबांदी होना, उसी को असावर के सेंस में लिखा गया है। रिमेंड, रिमेंड का मतलब होता है स्टेड, बची हुई चीज़ें, उसको रिमेंड, जैसे रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेष होता है, तो रिमाइंडर से बना आपका रिमेंड। स्टेड मतलब बचा हुआ पार्ट। फॉर नथिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग है यूजलेस, बेकार। फॉर नथिंग का मतलब यूजलेस, बेकार। फॉर नथिंग का मतलब यूजलेस, बेकार। सॉलिटरी, सॉलिटरी
का इंग्लिश मीनिंग है आपका लोनली, एकमात्र। सॉलिटरी मतलब एकमात्र या अकेला आप बोल सकते हैं। इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब है वाज टॉट, बताया गया था। इंस्ट्रक्टेड मन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन से ही बना इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड का मतलब निर्देश दिया गया, बताया गया, है ना। आपका नेक्स्ट है प्लेस, प्लेस का मतलब होता है पुट, डालना, पत्र इत्यादि को रखना, लिफाफे में डालना, उसके लिए प्लेस लिखते हैं, है ना। प्लेस करना, पुट करना मतलब डालना, रखना किसी चीज़ को। मेल, मेल का मतलब होता है पोस्ट, डाक। क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है हार्वेस्ट, इंग्लिश मीनिंग है, और फसल इसकी हिंदी होगी। ट्रबल्ड, वरीड, चिंतित। ट्रबल्ड और वरीड, ट्रबल्ड और वरीड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, इसका मतलब होता है चिंतित। स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब डाक टिकट, उसको स्टैम्प बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पोस्टल स्टैम्प्स। नेक्स्ट है आपका पोस्टल स्टैम्प्स, आपने देखा। नेक्स्ट देखिए आप, टैपिंग, टैपिंग का मतलब है स्ट्रोकिंग, थपथपाते हुए, है ना, थपथपाते हुए। टैपिंग माने किसी चीज़ को चिपकाने इत्यादि के लिए टैपिंग करना, उसको उस पर हाथों से या किसी चीज़ से मारना, टैपिंग करना, उसको टैपिंग बोलते हैं। कमेंटेड, कमेंटेड का मतलब रिमार्क्ड, टिप्पणी करना, है ना, किसी चीज़ के बारे में कमेंट करना, बोलना, उसको कमेंटेड बोलते हैं। एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। ऑब्लिज्ड, फोर्स्ड टू, बाध्य किए गए। ऑब्लिज्ड माने किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करना, फोर्स करना, है ना, उसको बाध्य, उसको लिखते हैं ऑब्लिज्ड। यूजुअल माने कॉमन, सामान्य। स्लाइटेस्ट, लिस्ट, जरा सा भी। स्लाइटेस्ट माने बहुत कम मात्रा में, लिस्ट माने बहुत कम मात्रा में। ब्रो, फॉरहेड माने माथा। ब्रो और फॉरहेड माने आपके सर का, है ना। हम लोगों के सर का जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है, आगे का पार्ट, उसको हम बोलते हैं माथा, फॉरहेड। एक्सप्रेस का मतलब होता है टू शो, इंग्लिश में अभिव्यक्त करना इसकी हिंदी होगी। तो एक्सप्रेस करना मतलब किसी चीज़ को शो करना, दिखाना, अभिव्यक्त करना। अफिक्स्ड, स्ट्रक मतलब चिपकाना। अफिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को चिपकाना, स्ट्रक करना मतलब भी चिपकाना होता है। ब्लो मतलब हार्ड हिट, ब्लो मतलब होता है मुक्कों से प्रहार करना, है ना। ब्लो का मतलब होता है जब हम मुट्ठी बांध करके फोटो इत्यादि को चिपकाते हैं तो उसके लिए ब्लो यानी हार्ड हिट, किसी चीज़ पे प्रहार करना। रेस्ट, रिमेनिंग, रेस्ट का मतलब एक तो होता है आराम करना, है ना, आराम करने के सेंस में। और रेस्ट का दूसरा मीनिंग होता है रिमेनिंग पार्ट, शेष, बचे हुए भाग के लिए। तो रेस्ट का मतलब दूसरा है आपका रिमेनिंग, इसका सिनोनिम हो जाएगा रेस्ट का रिमेनिंग सिनोनिम, शेष, बचा हुआ भाग। बंच का मतलब होता है ग्रुप, समूह, है ना। बंच का मतलब क्या है, ग्रुप, समूह। और क्रुक्स का मतलब, बंच ऑफ क्रुक्स उसने लास्ट में यूज किया था ना पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए। हेयर, तो मीनिंग ऑफ क्रुक्स विल बी ठग, माने जो व्यक्ति जो है थोड़ा धोखाधड़ी करते हैं, सामान इत्यादि में कटौती करते हैं, उनको ठग बोला जाता है, तो उनको आप क्रुक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके वर्ड पावर को भी देखा, क्वेश्चन आंसर को भी देखा। इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको भी लर्न हो जाएगा, और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको आप रिवाइज करके जाएंगे। बिफोर गो टू द एग्ज़ाम यू हैव टू रिवाइज ऑल दी वर्ड पावर एज वेल एज क्वेश्चन एंड आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगा, आपने इससे कुछ सीखा, तो इसको अपने फ्रेंड्स तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको शेयर अवश्य करेंगे। और